सभी को साल 2024 में 22 नवंबर तो बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि इस दिन संभल हिंसा से जुड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से संभल हिंसा हुई उसके बाद से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी बवाल देखने को मिला। हिंसा भड़की, उसके बाद से वहां पर सख्ती बरती गई और कहीं ना कहीं जो ये हिंसा हुई उस वक्त तमाम सवाल भी खड़े हुए। 24 नवंबर 2025 का ये दिन था और उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर एक मस्जिद की जांच करने पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम पर पत्थरबाजी शुरू की जाती है और देखते ही देखते ये पत्थरबाजी हिंसा में तब्दील हो जाती है। इस मामले में आज भी जांच जारी है और एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल पुलिस ने 24 नवंबर की हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियार के सप्लायर शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम को अब गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद गुलाम दुबई में बैठे संभल के रहने वाले सबसे बड़े गैंगस्टर और संभल हिंसा का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शारिक साठा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दुबई में बैठा गैंगस्टर शारिक साठा डी कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। एसपी के बिश्नोई ने इसका खुलासा किया। इससे पहले संभल पुलिस और मुल्ला अफरोज और वारिस को हिंसा के दौरान मारे गए 4 युवकों की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और जेल भी भेज चुकी है। पुलिस ने साठा गैंग से जुड़े आरोपी गुलाम से एक 9mm पिस्टल और 32 बोर की 2 पिस्टल सहित 3 विदेशी पिस्टल बरामद की थी। 3 विदेशी कारतूस सहित 9mm 12 बोर, 315 बोर और 22mm के 15 कारतूस भी बरामद किए गए। बरामद कारतूसों में से एक चाकोसला बाखिया और एक ब्रिटेन का बना हुआ कारतूस सहित जर्मनी के मेड 20 कारतूसों का डिब्बा बरामद किया गया। इससे पहले संभल पुलिस हिंसा वाले घटना स्थल से पाकिस्तान मेड और अमेरिका मेड कारतूस भी बरामद कर चुकी है। अभी तक पुलिस 80 उपद्रवियों को इस हिंसा मामले में गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से शारिक साठा विदेश में बैठ करके इस पूरे गैंग को मॉनिटर कर रहा है, चला रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ी चिंता है कि विदेश में रह करके एक गैंगस्टर यूपी के अंदर इस तरीके से एक गैंग को चला रहा है और उपद्रव फैलाया जा रहा है। वहीं आपको जीएफएक्स के जरिए कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। शारिक साठा जो है संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। लूट, चोरी, डकैती और गाड़ी जैसे तमाम मामले जो हैं इसके ऊपर दर्ज हैं। 2018 तक जेल में ये बंद था। फर्जी पासपोर्ट से दुबई भागकर गया, उसके बाद से वहीं पर है। और साथ ही साथ वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का पूरा प्लान शारिक साठा ने बनाया था और ये हालांकि ये प्लान जो था उसका ये फ्लॉप हो गया। वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बवाल जरूर देखने को मिला। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक नए राज से पर्दा फाश हो रहा है। आपको बता दें कि संभल के एसपी के बिश्नोई ने चौंकाने वाला भी खुलासा किया है। कहा कि दुबई में बैठे शारिक साठा को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का संरक्षण हासिल है। शारिक साठा गैंग से जुड़े गुलाम ने 2014 में समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली भी चलाई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी गुलाम का इस बार जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान दिल्ली से आए हुए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का भी प्लान था। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा के खिलाफ पुलिस 1 से 2 दिन के भीतर परमानेंट नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के लिए भी सोच रही है। जिस तरीके से परमानेंट नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के लिए कहा जा रहा है, पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसे दुबई या कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस ने इस मामले में अयान बिलाल, नईम कैफ की हत्या करने और हिंसा में शामिल भीड़ को विदेशी हथियार सप्लाई करने के आरोप में मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम नबी को जेल भेजा है। मुल्ला अफरोज पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई और अब आगे भी इसी तरीके से इस पूरे मसले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कार्रवाई जो है आगे बढ़ चुकी है, कानून के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा। आप दोनों का बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर।
और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो अबरल मलिक जी से है। संभल हिंसा में विदेशी हथियार मिले, दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है ये पूरा गैंग, उसमें शारिक साचा का नाम सामने आया। यूपी में बीजेपी की सरकार है, कानून व्यवस्था का भी दावा मजबूत है। अगर सब कंट्रोल में था तो संभल जला कैसे? अविरल जी। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उपद्रवियों का, हिंसक लोगों का, दंगाइयों का, अपराधियों का, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होती है, होनी अनिवार्य है, होनी चाहिए और हो रही है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से संभल का, कौन लोग उसके पीछे मौजूद रहे हैं, सबकी जांच करके उनका एक तरीके से पर्दाफाश करना, उसके पश्चात कठोरतम कार्रवाई करना निश्चित रूप से हमारी सरकार का उद्देश्य रहा है। और किसी प्रकार से किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। जिन भी लोगों के हाथ इसमें शामिल रहे होंगे, चाहे वो कितने भी दूर बैठे क्यों ना हो, निश्चित रूप से वो गिरफ्त में आएंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी और कानूनी शिकंजे में आएंगे और जेल तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार करेगी और कोर्ट तक पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, उन्हें गिरफ्त करके, और उसके पश्चात वो जेल तक जाए, उन्हें सजा हो, ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हमारा कार्य है। और जहां तक विषय एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई का और मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है, राज्य सूची के अंतर्गत ये मामला आता है संवैधानिक रूप से। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। और किसी प्रकार का दंगा ना हो, किसी प्रकार से हिंसा ना हो, किसी प्रकार से किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति के किसी व्यक्ति का जानमाल का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है और हमारी जिम्मेदारी। अविरल जी, आप ये दावा पेश कर रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के एकदम मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन जो ये विदेशी हथियार प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं, संभल हिंसा से जुड़े हुए तार निकल रहे हैं विदेशों से, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा है, बिल्कुल, और ये गंभीर विषय है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस तरीके से पाए जाने का, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक्शन लिया है, उसी के बाद ये पकड़े गए हैं। अब जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं, निश्चित रूप से सबके विरुद्ध कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और रही बात इस चूक का, जहां से भी जिस भी स्तर पे चूक रही होगी, वो भी देखने का कार्य किया जाएगा और उस चूक को दुरुस्त करने का कार्य उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार निश्चित रूप से, मैं समझता हूँ, करेगी। ठीक है पूजा जी, 22 नवंबर 2025 आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा, सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नमाजियों को संबोधित करते हुए एक जहरीला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं, मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, उनका यही बयान हिंसा की वजह बना। आप इसे कैसे समझ पा रही? आपको नमस्कार। अगर आपके पास में वीडियो होता बयान का पूरा चला देते तो बेहतर होता, क्योंकि आपने वो कोटेशन हटा दिए जहां पे उन्होंने कहा कि ये देश हमारा है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। कोर्ट जो है बने हुए हैं, हमारे लिए बने हुए हैं। अगर आपके पास, आपके चैनल की टीम के पास में हो तो चला दे पूरा बयान। आपके व्यूअर्स से मैं कहूंगी पूरा बयान देख ले। और मुझे लगता है कि सांसद होने के नाते, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, अगर अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तरीके से कोर्ट कचहरी द्वारा करने की बात की जा रही, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात कही जा रही है। ये भड़काऊ बयान कहाँ से हो जा रहा है? और अगर ये आपको लग रहा था भड़काऊ बयान, तो जब उन्होंने दिया था तभी आप जो है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने छुप के दिया था, वहां पे सारी मीडिया थी। जब वो ये बयान दे रहे थे तब भी जो है आपने देखा होगा जिस तरीके से जो है पूरे सब जगह पर टेलीकास्ट हो रहा था कि जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, जुम्मे से नमाज पढ़ने के बाद में वो बाहर निकल रहे थे, मीडिया आकर के उनसे प्रश्न पूछने लग गए, उस पर उन्होंने दिया हुआ था। तब तक वो भड़काऊ नहीं था। जब जो है पुलिस का फेलियर हो जाता है, प्रशासनिक फेलियर हो जाता है, उसके बाद में वो बयान भड़काऊ हो जाता है। मतलब आपकी अपनी गलती है और आपसे गलती हो, आप अपना कार्यभार सही तरीके से नहीं कर पाए तो आप घूमने लग गए कि किस तरीके से जो है किसी एक को टारगेट कर दिया जाए। और आपको बढ़िया मिल गया कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और संयोग से मुस्लिम भी हैं, और संयोग से 2-4 दिन पहले उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद में उन्होंने ये कहा भी कि हम हक की लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, कोर्ट कचहरी हमारे लिए बनी हुई है। एक चीज समझने की बेहद जरूरत है भारत देश, एक चीज बेहद समझने की जरूरत है कि जब उन्होंने बयान दिया तो इसका जिक्र उन्होंने बाकायदा किया था कि अयोध्या में हमारी मस्जिद छीन ली गई। अगर राम मंदिर वहां पर बना, अगर राम मंदिर वहां पर बना तो राम मंदिर के जिस जगह पर राम मंदिर बना उसके बदले में मस्जिद के लिए जमीन भी दी गई।
हाँ, तो उनको लगता है कि भाई हमसे छीन ली गई। वहां पे बाबरी मस्जिद थी, इतने सालों तक वहाँ वो लोग नमाज अदा करते रहे। अब वो बाबरी मस्जिद उस स्थान पे नहीं है, उनको तो लगता है कि उससे उनसे पहले छीन ली राम गई। मंदिर भी था हालांकि ना, कोर्ट का फैसला है। भगवान रामलला का जन्म भी तो वहीं हुआ था ना। तो हिंदुओं को लगता था कि वो उनसे छीन ली गई। हम्म वही तो हम कह रहे हैं ना कि कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है ना। हम्म अगर जो है तो अबरल जी देखिए, तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका काला सच बेनकाब हो चुका है। सच ये रहा कि राजनीतिक दल ऐसे मामलों में चुनिंदा चुप्पी साध लेते हैं। जब आरोपी किसी खास समुदाय या इलाके से जुड़ा होता है तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप किसी विशेष समुदाय से हैं और जब आपसे जवाब मांगा जाता है कि आप उस समुदाय के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो आप अपने वोट बैंक को बचाने के लिए चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका एकदम सही सवाल है। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हम किसी रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वोट बैंक वाली राजनीति नहीं करते हैं, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, हम निश्चित ही सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली ट्रीट करने की बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपराधियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अपराधी को हम केवल अपराधी के नजरिए से देखते हैं, उसे किसी जाति पंथ संप्रदाय के नजरिए से हम किसी रूप में नहीं देखते। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वोट बैंक के नजरिए से भी हम नहीं देखते हैं। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक के नजरिए से अपराध को देखने का काम करते हैं और अपराधी के विरुद्ध इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति किसी रूप में ना करती थी, ना करती है, ना करेगी। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का, तो बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कठोरतम कार्रवाई होगी। और किसी प्रकार से अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, दंगाइयों को नहीं बख्शा जाएगा, मास्टरमाइंड को नहीं बख्शा जाएगा। किसी कोई मास्टरमाइंड हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, उसके किसी से संबंध हो, कितने पॉलिटिकल लिंक्स हो, वो हमारे लिए अगर कुछ है तो केवल अपराधी है। और अपराधी के नजरिए से ही निश्चित रूप से हम उसे हैंडल करते हैं और निश्चित ही उसे जानते हैं अपराधी के तौर पर। अविरल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो उन्होंने क्या कहते हैं बयान दिया कि जियाउर रहमान बर्क ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसकी वजह से हिंसा फैली। तो क्या मानते हैं आप, समाजवादी पार्टी संभल हिंसा को हिंसा नहीं मानती? नहीं, देखिए, अब इनका ये पूजा मिश्रा जी की जहां तक बात है, ये तो समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। इनका तो दायित्व है अपनी पार्टी को डिफेंड करते रहना। लेकिन मैं समझता हूँ जो सही है, जो सच है, सच को स्वीकारना अनिवार्य है और सच को स्वीकारना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक वोट बैंक का विषय है, तो वोट बैंक के नजरिए से हर विषय को नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक कानून का विषय है, तो कानून इस देश में है, मजबूती के साथ कानून को लागू करना उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार का काम है और निश्चित रूप से किया जाएगा। अब ये क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, वो पूजा जी जाने। लेकिन हम ये स्पष्ट कहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध होगी और किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूजा जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। पूजा जी, समाजवादी पार्टी इस हिंसा को साजिश मानती है या फिर प्रशासनिक चूक? अगर ये साजिश होगी तो भी प्रशासनिक चूक है कि सरकार को पता कैसे नहीं चला, प्रशासन को पता कैसे नहीं चला कि यहाँ पे साजिश चल रही थी। प्रशासन का कार्यभार क्या है कि वहाँ पे जो है साजिश अगर चल रही है। अगर आप कह रहे हैं, हम देखिए जो पुलिस कहेगी, जो संविधान कहेगा, जो कोर्ट कहेगी, हम उसी बात को मानेंगे। क्या कोर्ट ने मान लिया कि ये साजिश थी? अगर कोर्ट ने मान लिया ये साजिश है तो हम मानते हैं। फिर ये कोर्ट ने क्या माना कि इसका फेलियर किस तरह? आपको पता होगा कि कोर्ट का आदेश आया हुआ है, वो सीजेएम विभांशु सुधीर जी ने, आपको पता होगा कि एएसपी अनुज चौधरी 9 जनवरी को ही आया, जो है अनुज चौधरी और 20 पुलिस कर्मियों पे एफआईआर करने के आदेश दिए हुए हैं। और उसका जो है उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है, उनको स्थानांतर कर दिया जाता है। और वहीं पर जिसने जो है मस्जिद में
दिया था आदेश, ये ऑर्डर पास किया होता कि वहां का सर्वे होना चाहिए। मैं उन जज का, वो भी सीजीएम, अब उनको पोस्टिंग दे दी गई हुई है संभल की, और उनको पदोन्नत कर दिया गया हुआ है, उनको रिवॉर्ड मिला हुआ है। तो ये जो चल रहा होता है ना, जो सिस्टमैटिक तरीके से जो नेक्सस बना रही है सरकार, भी बोला ना इन्होंने कि कमी हो, गरीब हो, सब पे कार्रवाई करेंगे। सरकार के हाथ में कार्रवाई करना आता ही नहीं है। आपके हाथ में क्या आता है? प्रशासन आता है कि वहां पे दंगा नहीं होना चाहिए, अगर कोई जो है गलत कार्य करने जा रहा है तो उसको रोका जाए। आपके हाथ में ये जजमेंट तो आता ही नहीं है। अभी आपने जबरदस्ती जो है समाजवादी पार्टी के पूजा सांसद को जी, टारगेट कर रखा हुआ है। इसी पॉइंट पर आते हैं, समाजवादी इसी पार्टी पॉइंट के पर आते हैं पूजा कोर्ट जी, में इसी मामला है। पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि प्रशासन को दंगा नहीं होने देना चाहिए था, तो प्रशासन उस वक्त वहां पर यही कर रहा था। जिस वक्त पत्थरबाजी की शुरुआत की गई, उस वक्त प्रशासन की तरफ से हालात को संभालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो उपद्रवी थे लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। देखिए, आपका कहने का मतलब है कि जो सीजेएम विभांशु सुधीर जी ने फैसला पास किया हुआ है कि जो 9 जनवरी को कि अनुज चौधरी और 20 पुलिस कर्मियों पे एफआईआर दर्ज किया जाए, ये अकाउंटेबल हेल्ड किए गए हैं वहां पर जो दंगा हुआ, वो गलत किया हुआ है। ये तो समाजवादी पार्टी ने तो किया नहीं है ना, ये तो सीजेएम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। मैंने कब कहा पूजा जी? ना, क्योंकि आपकी ये, तो ये आप कैसे कह रहे कि नहीं वो दंगा कंट्रोल कर रहे थे? दंगा कंट्रोल कर रहे थे कि और भड़का रहे थे? अगर वो दंगा कंट्रोल करते, आप खुद सोचिए, पुलिस कर्मी है, वो दंगा कंट्रोल कर रहे थे, उनका कार्यभार यही है, और उसके बाद कोर्ट उनको सजा देने लग जाएगी। एक चीज आप क्लियर करिएगा, सपोज दैट उस वक्त आप वहां पर होती और फिर आप पर पत्थरबाजी की जाती, तो क्या आप अपने बचाव में कुछ नहीं करती? देखिए, जो है, अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा जो है पुलिस में होती, तो हम पहले से ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए रहते, हम पहले से चर्चा किए रहते, हम ये आने ही नहीं देते, ये मुसीबत ही नहीं आने देते कि जो है वहां पे इतने पत्थर इकट्ठा हो जाए, हमें पता ना चले। ऐसा नहीं होता, हम किसी को बंदूक तान करके धमका नहीं रहे होते, ये हम नहीं कर रहे होते, ये तो तय बात मान करके चलिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी आप देख रही है, जो है शंकराचार्य जी को माघ मेले में स्नान करने से रोक रखा हुआ है। इतनी हेकड़ी बढ़ गई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उनसे पूछ रहे हैं कि आप 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। मतलब आर्टिकल 25, 26 को ताक पे रख दिया हुआ है। जो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रखे हैं उनको ताक पे रख दिया गया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर कहाँ रही है काम? वो तो वो करती है, रील बनाती है कि ये हम आपको कट्टा पकड़ा रहे हैं, आपके चैनल ने पता नहीं चलाया कि नहीं चलाया कि कट्टा पकड़ा रहे हैं, हंसिएगा मत, मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा कि जो है हमसे गलती हो गई है। फिर वो आप देखिएगा ना, जिसको लेकर के आप न्यूज वाले चलाने लग जाएंगे ना, वो अपराधी उनको पकड़ में मिल जाता है और उसके पैर में गोली भी मार देते, पकड़ के बोलेंगे भैया आ जाओ बैठो, अपन लोग पैर में बोरा बांधते हो, ताकि गोली मारते फिर लेकर के चलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का काम भार हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नकारा, मैं सारे पुलिस कर्मियों को नहीं कह रही हूँ, पर मैक्सिमम को यही मान लिया कि हमें प्रसन्न करना है। मान लिया पूजा जी, मान लिया कि यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरीके से नाकाम रही है, पूरी तरीके से नाकाम रही है। लेकिन आप अगर नजर घुमाएंगी तो अपने कार्यकाल में एक बार जरा नजर घुमाइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या थी और पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी, आप उस पर भी थोड़ा सा नजर डालिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास में जो है कोई दंगे के आंकड़े वो बता दीजिए। अगर आप बहुत करेंगे, मुजफ्फरनगर दंगे चले जाएंगे तो विक्रम सिंह सैनी उसके जो है सजा याफ्ता आरोपी हैं। भाजपा के विधायक थे संगीत सोम, वो भी जो है सजा याफ्ता आरोपी हैं उस मामले में। तो अगर मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, कोर्ट में पहुंचने में पता चलता है। आप ये बताइएगा, ये संभल का जो भी दंगा हुआ, आप संभल के दंगे की बात कर रही हैं, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उस दौरान आपकी ही पार्टी की सरकार थी और उस वक्त जैसे ही ये दंगा हुआ वैसे ही एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। क्या आप उसे भूल गई हैं पूरी तरीके से? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। मुझे ये आपको जजमेंट नहीं याद है? 2022 में जजमेंट आया हुआ है कोर्ट का, और जिसमें जो है संगीत सोम और विक्रम सिंह सैनी भाजपा के विधायक थे उस वक्त, वो इनके ऊपर में आरोप सिद्ध हुए हैं और 20 लोगों के 20 अन्य लोगों के ऊपर में आरोप सिद्ध होकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है। आप अपने विधायकों के नाम क्यों भूल जाती हैं? आपकी पार्टी के भी विधायक उसमें शामिल थे, उनका भी नाम सामने आया था। तो नहीं, सजा बताइए ना कोर्ट का। कादिर राणा को भूल गए? अक्टूबर 2022 चले जाइए,
आप अक्टूबर 22 का जजमेंट पे चले जाइए, मुझे ज्यादा सही लगेगा। आपको लग रहा है भाजपा आप जजमेंट दिखा रही हैं, आप जजमेंट की बात कर रही हैं, लेकिन आप कादिर राणा को भूल गई हैं। आपके ही पार्टी के विधायक थे। मैं बिल्कुल फैक्ट की बात करूंगी ना, मैं फैक्ट की बात करूंगी। मैं जजमेंट मैंने थोड़ा दे रखा हुआ है। फैक्ट तो ये भी है पूजा जी, फैक्ट तो ये भी है ना कि कादिर राणा समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका भी नाम मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़ा हुआ है। उनके ऊपर में क्या आई थी वो वर्डिक्ट में, उनका नाम आया हुआ था 2022 का। आप एक बार डिटेल्स को खंगालिएगा, उसमें नाम आया क्या हमारी सरकार? मैं डिटेल में हूँ, आपको जरूरत है होमवर्क करने की, क्योंकि आप लोग जो है ले दे करके 2-4 काउंट करके इसमें कह रहे होते हैं, तो हम बिल्कुल हम डिटेल में रहते हैं इसीलिए। चलिए ठीक है पूजा जी, अभी आप अगर बात कर रही है इसमें वर्तमान की बात कर रही है तो वर्तमान की बात कर ली जाए। आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार से प्रश्न ना पूछा जाए, उस वक्त हमारी सरकार से प्रश्न पूछते हैं आप। अभी जो मौजूदा हालात है उनको भी और जो पीछे बीत चुके हैं वो दोनों हम साथ लेकर के चलते हैं, दोनों साथ लेकर के चलते हैं और दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ चलते हैं पूजा जी। फिर तो बढ़िया है कि वर्तमान की बात ना की जाए, उठाई जाए फावड़ा खुदाई वर्तमान की बात हमने उठाई, अविरल जी से साफ तौर पर पूछा कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर ये संभल सुलगा क्यों? आपने एक बार बोला कि मैंने अविरल जी से साफ तौर पे पूछा कि अगर सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी तो फिर संभल में ये हिंसा कैसे फैली, संभल सुलगा कैसे? मैंने अविरल जी से पूछा। बोलेंगे अमीर हो गरीब हो सबके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, होगी नहीं? ये लोग ये रट के आते हैं, या तो जिसके ऊपर हो या तो अमीर है गमीर हो। अनुज चौधरी पुलिस ऑफिसर है, एफआईआर दर्ज होने की जहां तक बात है, एफआईआर दर्ज होने को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। एफआईआर लॉज कोई भी व्यक्ति जाता है अगर, उसकी भी एक साधारण व्यक्ति की भी एफआईआर लॉज हो जाती है। एफआईआर लॉज होने के बाद जांच होती है, जांच के आधार पे कार्रवाई होती है, वो जांच होगी, जो भी उसमें पाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश थे तो फिर जिस जज ने इस जजमेंट को जारी किया उसका ट्रांसफर कैसे हुआ? विपक्ष तो सवाल उठाएगा। ये तो जुडिशरी पे सवाल खड़ा करने वाली बात है। वो एक नॉर्मल ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है, उसके तहत निश्चित रूप से होता है। ट्रांसफर होने का इतना बड़ा मुद्दा बनाना मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से गलत है। और जज को पॉलिटिक्स से जोड़ देना, उनके जजमेंट को, सम्मानित जजमेंट्स को राजनीति में ले आना, ऐसा क्यों हुआ? जब स्पेशल जजमेंट आया उसके बाद ही ट्रांसफर क्यों? विपक्ष सवाल उठाएगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, औरों के भी होते होंगे ट्रांसफर्स, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें जजमेंट उन्होंने दिया था, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, आपने इसको कवर कर दिया, इसीलिए विपक्ष ने उठा लिया। लेकिन और भी बहुत से जजों के ट्रांसफर्स होते हैं, छोटे बड़े जजेस के ट्रांसफर होते हैं, हाईकोर्ट में भी जो है परिवर्तन होता है। कितने हुए थे जो ट्रांसफर हुआ है, कितने जजों का ट्रांसफर हुआ है बताइए अब? नहीं देखिए, ये आप सर्वे का इन्होंने ही दिया हुआ सर्वे का जजमेंट जो अभी आप लेकर के आए हैं। आजादी के बाद से बहुत से ट्रांसफर हो रहे हैं, बनाए आपने आदित्य जी ने सर्वे का दिया हुआ था ऑर्डर, फिर हुआ आपका सफल हो रखा हुआ था जो नियम के तहत होता है कि हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। तब विवांशु जी आ गए यहाँ पे और उनके सामने चला केस, उन्होंने एफआईआर का जैसे ही आदेश दिया आपने उनको हटा दिया और इनको रिवार्ड कर दिया कि भैया देखो ये हम दिखा रहे हैं आपको कि अगर आप सरकार के जो मंशा है उसके विपरीत काम करेंगे तो आपको हटा करके कहीं भेज दिया जाएगा, और अगर आप सरकार के मंशा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कौन है जैन जी? जिन जैन जी वकील जहां जहां जाकर के डाल रहे हैं पीले डाल रहे हैं वो कौन है? सरकारी वकील ही तो है ना। आपने सरकारी वकीलों को बनाया, वो आपकी बिल्कुल जो है जो आपने मेहरबानी उनपे की हो, मेहरबानी पूजा जी ये तो ठीक वैसे ही है जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आजम खान साहब ने डिप्टी कमिश्नर और एसपी का ट्रांसफर करवाया था, ठीक उसी तरीके से मतलब बरत रहे हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर बात आप कर रहे हैं एक तरीके से, रिकॉर्ड नहीं होते तब कैसे सरकारी बना देते? बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बना देंगे क्या सरकारी वकील? क्या बातें करते हैं? एओआर है तो एओआर का एग्जाम होता है, किसको आप बनाएंगे? आपको भी पता है कि सरकारी वकील कैसे बनता है, ठीक है? ये जो है एओआर का एग्जाम होता है। कर रहे हैं आप सरकारी वकील बनने के लिए एग्जाम दिल करवाते हैं आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? सरकार में है कुछ चीजें तो फैक्ट की बातें करिए।
सरकारी अब वकील पूजा जी आप देखिए एग्जाम होने लग गया। नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल बाहर कहता हूँ काउंसिल कि में बोले आपने तो अभी बिल्कुल समझ गलत में बात आता की। है नहीं मुझे देखिए, कि ऑल इंडिया बार का समझ में आता है ये कि बात आप जब LLB करके आए। अब देखिए ये बात कंटिन्यू है बोले कि तो ऐसा तो कौन मैं नहीं वकील बोल कैसे पाऊंगा। बनता है। आपको भी पता है कि आपके जैन जी को कैसे आपने सरकारी वकील चलिए बनाया, ठीक वो है आपको पूजा जी, पता है। वो आपकी जो है वो पूजा डर है, पूजा जी नागरिक हैं, वक्त की वकील है, कमी है डर तो है एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। केवल एक सेकंड, पूजा जी एक केवल एक आखिरी सेकंड मैं सवाल चाह रहा हूँ, आपसे केवल करना एक सेकंड। चाहेंगे। अविरल जी, पूजा जी से एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे कि जिस तरीके नहीं, से मेरा उत्तर प्रदेश छोटा की सा राजनीति एक्सप्लेनेशन में रहेगा। अपराध और इन्होंने राजनीति के बात कही, रिश्ते पर AOR बनने का देखा एग्जाम जा होता रहा है, क्या AOR सभी बनने दलों का को एग्जाम होता है, आत्म जांच मंथन नहीं करने करना AOR बनने चाहिए? का एग्जाम होता है पूजा जी, जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति और अपराध दोनों साथ साथ देखे जा रहे हैं, क्या सभी दलों को जरूरत नहीं है कि इस पर आत्ममंथन किया जाए? देखिए पूजा जी, AOR बनने का एग्जाम हमें होता लगता है कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी निकल करके आई थी जिसने जो है 2017 के इलेक्शन में जिनके ऊपर काम किया हुआ था, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो है अतीक अहमद हो, चाहे वो विजय मिश्रा जी हो, सबका जो है टिकट काट दिया था समाजवादी पार्टी ने। किसी को टिकट नहीं दिया था। शुरुआत की हुई थी, बढ़िया शुरुआत लेकिन की ये हुई क्यों थी, भूल जिनके ऊपर जाती है गंभीर आरोप उससे थे। पहले जितने भी नाम आपने लिए हैं, जितने भी नाम आपने लिए हैं, सभी लोग समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे हैं। तभी तो हम टिकट काटेंगे। विजय मिश्रा की अगर आप बात कर रही है तो विजय मिश्रा मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंच शेयर करते नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शेयर किया उन्होंने मंच। जनता ने उनको सदन में भी भेजा, उन्होंने सदन की कुर्सी भी सुशोभित की है, नहीं की है क्या? बिल्कुल हम की तो है, वो बताने हम में कहाँ कहा कि डिनाई कर जरूरत रहे हैं है। इससे। तो जिनके ऊपर गंभीर, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जब गंभीर जब मामले आए जिनके ऊपर में समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा। अब भाजपा ने क्या किया, उन्होंने वॉशिंग मशीन लाके खड़ी कर दी कि भाई आप इधर आ जाइए, आप आइए हम आपको देते, आप आइए हम आपको देते। अब मुख्तार अंसारी जिनकी बात करते हैं, अब्बास अंसारी जो है शुगल पार्टी से विधायक हैं, भाजपा के साथ में गठबंधन में है, उनको काउंट करते हैं अपने गठबंधन में। ऐसा तो है नहीं कि गठबंधन में काउंट नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि जिस पार्टी में 48% नेता सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए। पर वो तो लेकर के रखे हुए हैं। आप कुल मिलाकर ये कहना चाहती कि समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई भी दाग नहीं है, पूरी तरीके से साफ सुथरा पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप यही कहना चाहती हैं? बिल्कुल, सबसे बेहतर पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, सबसे संवैधानिक पार्टी जो है अगर है उत्तर प्रदेश में। अविरल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। पूजा जी ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे साफ सुथरा पार्टी समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना विषय रख सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपना स्पष्ट कर देता हूँ। इन्होंने जो बात कही थी AOR की, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो बनते हैं वो एग्जाम देने के पश्चात ही AOR बनते हैं। सरकारी वकील एक अलग विषय है, AOR बनना एक अलग विषय है। इस चीज को AOR कैसे बनते हैं पहले ये जांच कर ले जाके। नंबर 2, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयां होती हैं, तुरंत कार्रवाइयां, त्वरित कार्रवाइयां की जाती हैं पुलिस के द्वारा। और रही बात त्वरित कार्रवाई की, तो विपक्ष कहता है कि पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस ये नहीं है। मैं सोचता हूँ पुलिस निश्चित रूप से सुनती है, तत्काल सुनती है, कार्रवाई भी करती है। मैं तो आज ही एक व्यक्ति आया था, एक पत्रकार था, उसकी समस्या थी, गाजियाबाद पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर है केशव चौधरी, उन्हें मैंने फोन किया, तत्काल उन्होंने उस विषय का एक तरीके से समापन किया, तत्काल निस्तारित किया। तो चलिए ठीक है अविरल जी, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। और पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अविरल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो संभल की सड़कों पर भड़की हिंसा की साजिश अब गलियों से निकलकर दुबई तक जा पहुंची है। विदेशी हथियार, अंतरराष्ट्रीय कारतूस और अंडरवर्ल्ड के तार ये साफ संकेत दे रहे हैं कि यह सिर्फ दंगा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच पाएगी, कानून की पकड़ हो पाएगी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा और राजनीतिक दल इसी पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। फिलहाल इस डिबेट में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ।